बांग्लादेश यहाँ पर हम जानते हैं यूनुस साहब के बैठे थे कुछ देर पहले 2024 को। शेख हसीना जो यहाँ की प्रधानमंत्री थी निर्वाचित, और उसको यहाँ से उखाड़ फेंका गया और वो उसने भारत में आके शरण ली। ये वही शेख हसीना है जो मुजीबर रहमान की बेटी है। मुजीबर रहमान जिन्हें बंग बंधु कहा जाता था, जिन्होंने बांग्लादेश की स्थापना की थी। 1971 की जंग जो भारत और पाकिस्तान में लड़ी गई, वो बांग्लादेश को स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया था और बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करके एक आजाद मुल्क बना दिया गया था। 1975 में मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश की स्थापना की, उसको उसी की आर्मी के लोगों ने मार दिया। मैं मारने वालों के नाम पढ़ रहा हूं: मेजर नूर, कैप्टन हुडा एंड अब्दुल अजीज। बाद में इनका भी मर्डर हो गया। शेख हसीना जो कि मुजीबुर रहमान की बेटी थी, के हस्बैंड जावेद वो एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, और अपनी सिस्टर के साथ ये यूरोप के ट्रिप पर गई हुई थी। वहां पर इनका बचाव हो गया क्योंकि ये बाहर थी। कुछ देर ये जर्मनी रही, फिर भारत में बाद में आके इन्होंने भारत में शरण ली। इंदिरा गांधी उस समय 1976 की बात है, इन्होंने भारत में शरण ली। ये शेख हसीना जो थी बाद में अपनी पार्टी कायम करती हैं और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी बनती हैं। लेकिन इससे पहले हम वापस आए बांग्लादेश का सीन, जहां पे मुजीबुर रहमान का कत्ल कर दिया गया है और नई हुकूमत, आर्मी हुकूमत स्थापित कर दी गई है। आर्मी का एक नौजवान जियाउर रहमान जो उस कूप में शामिल था, कहा जाता है कि जब शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल किया वो उस जुंटा में शामिल था। वो 1977 में बांग्लादेश का प्रेसिडेंट बनता है और 4 साल उसकी हुकूमत रहती। बाद में उनका भी मर्डर कर दिया जाता है। बांग्लादेश की जो स्थिति थी बड़ी अनसर्टन रही क्योंकि आर्मी ने इसके ऊपर कंट्रोल कर रखा था। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान चाहे हार गया था, पाकिस्तान ने कबूल कर लिया था बांग्लादेश को एक सेपरेट नेशन, लेकिन उसने कभी भी बांग्लादेश में शांति नहीं होने दी। वो अपने आईएसआई के द्वारा या अपने तालिबान के द्वारा बांग्लादेश में अस्थिरता लाने के लिए हमेशा कोशिश करता रहा है। एनी हाउ वी कम बैक। और खालिद जिया जो कि जियाउर रहमान की पत्नी थी, ये 1991 में प्रधानमंत्री बनती है क्योंकि इन्होंने अपनी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी पार्टी स्थापित की, जो बड़ी पॉपुलर हुई क्योंकि बांग्लादेश में इनके प्रति बड़ा सेंटीमेंट था। क्योंकि लोगों को लगता था कि जिया जो है, खालिद जिया, इसके पति का कत्ल किया गया है, तो सहानुभूति के कारण ये वहां की प्रधानमंत्री बनती हैं। ये मत भूलना कि जब ये बनती है तो उस समय आर्मी के खिलाफ बांग्लादेश में सैलाब आया हुआ था और उस समय भारत में रह रही हमारी शेख हसीना, वो भी 1976 से 81 तक भारत में रहती है और वो भारत को छोड़ के 1981 में बांग्लादेश चली जाती है। और इस प्रकार बांग्लादेश में प्रजातंत्र स्थापित होती है। जिया जो खालिद जिया, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, मुस्लिम वुमेन। Otherwise, Benazir Bhutto is the first prime minister of women, prime minister of the world. But anyhow, we come back to the question. खालिद जिया 5 साल हुकूमत करती है। 96 में वो हार जाती है, इलेक्शन होती है और शेख हसीना जो मुजीबुर रहमान बंग बंधु की बेटी है, वो पावर में आती है और इस प्रकार एक बार तख्ता पलट हो जाता है। और 2001 में दोबारा खालिद जिया है जो वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनती है, इलेक्शन जीत जाती है और 2006 तक वो रूल करती है। इसके बाद थोड़ी अस्थिरता रहती है और बाद में शी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर इन 2009। शेख हसीना 2009 में 3 साल के बाद दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनती हैं और 2024 तक 15 साल तक ये वहां पे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रहती है। दोनों में क्या फर्क है और भारत के इनके साथ कैसे संबंध रहे, मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहता हूं। नंबर 1, जो खालिद जिया है, शी इज सपोर्टेड बाय चाइना एंड पाकिस्तान एंड शी फेवर चाइना एंड पाकिस्तान। जो शेख हसीना है, शी फेवर्स इंडिया। और आप जानते ही हैं जब उसने शरण ली थी तब भी भारत में ली थी, इसलिए खालिद जो शेख हसीना है, इसके साथ भारत की संबंध जो थे हमेशा अच्छे रहे। और जब खालिद जिया आती है तब संबंधों में हमेशा तनाव देखा जाता है। इस समय
शेख हसीना जो थी वो रूल कर रही थी, और जेन जी, हम जानते हैं एक नई कौम पैदा हो गई है जो कंप्यूटर चिल्ड्रन है, 1999 के बाद जो पैदा हुए उनको कंप्यूटर जेन जी कहा जाता है। इन्होंने वहां पे रेवोल्यूशन लाया और शेख हसीना को भागना पड़ा। आर्मी में इसने बड़ा रोल प्ले किया, और यूनुस जो कि नोबेल लॉरेट हैं, वो वापस आते हैं बांग्लादेश में और उनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता। अभी इलेक्शन नहीं हुई, लेकिन अभी न्यूज में क्यों था, मैंने अभी कहा कि ईरान जल रहा है, बांग्लादेश में धुआं ही धुआं है। धुआं इसलिए, पता नहीं आगे क्या होने जा रहा है। और यूनुस के साथ साथ हमारे तारिक रहमान, जो जिया खालिद के, जो जियाउर रहमान, जो उस समय 1977 टू 1981 वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, इनके बड़े बेटे हैं। ये 17 साल के वनवास के बाद बांग्लादेश लौटते हैं। पिछले हफ्ते की बात है। भव्य स्वागत होता है, सड़कों पे भीड़ उमड़ आती है, और ऐसे लगता है कि आने वाले समय में यही देश के प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि फरवरी में इलेक्शन ड्यूज है। और ये इलेक्शन में अब क्या होता है, क्योंकि हमारे जो यूनुस साहब हैं नोबेल लॉरेट, वो क्या रिएक्शन देते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। खालिद जिया, जिनको 2018 में शेख हसीना ने करप्शन मामले में जेल भेज दिया था, उसकी 30 दिसंबर को मौत हो गई। मृत्यु से पहले उनका बेटा तारिक रहमान बांग्लादेश आया और वो उनसे मिलता रहा हूं। वो दोनों मिले, हॉस्पिटल में थे, पहले इलाज के लिए ये बाहर भी गई थी, लंग्स की इनको प्रॉब्लम थी, बड़ी कोशिश की गई, लेकिन बड़ी देर से ये वेंटिलेटर पर थी, और 30 दिसंबर को इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दोस्तों, अगर कहीं बेटा 2-4 दिन बाद आता तो शायद परिस्थितियां और होती, क्योंकि इस समय सिंपैथी वेव जो है वो सारी तारिक रहमान के साथ है। खालिद जिया जो थी, हमेशा ही चाइना और पाकिस्तान की फेवरेट रही। भारत के साथ इसके संबंध तब अच्छे नहीं रहे, लेकिन जब ये ऑपोजिशन में थी तब एक बार भारत में आई भी थी। तो भारत की नीति रही है कि जो पड़ोसी देश हैं इनके साथ बना के रखनी, और भारत हमेशा ही बड़े भाई की तरह सलूक करता है। हम जानते हैं श्रीलंका भी नाराज, मालदीव्स भी नाराज, और इधर से हमारा बांग्लादेश, नेपाल और बर्मा, चारों तरफ इस समय अनबन चल रही है। लेकिन भारत बड़े भाई की तरह हर एक को ट्रीट करता है, जरूरत पर मदद भी देता है, और जरूरत आने पर वहां पर जाता भी है। इस समय हम जानते हैं, थोड़े दिन पहले शाहरुख ने आईपीएल में एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीद लिया। अब शाहरुख कोई अकेला तो है नहीं, उसकी टीम के क्या उन्होंने खरीदा, लेकिन नतीजा क्या हुआ, टाइटल्स हम छापने में बड़े माहिर हैं कि शाहरुख गद्दार, शाहरुख बिक गया, ये वो जो भी बातें थी बड़ी गलत है। अब वही बांग्लादेश है और वही पाकिस्तान है जिसके साथ हमारे प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया था। याद है, क्रिकेटर्स ने ट्रॉफी जीत ली थी लेकिन हाथ नहीं मिलाया था। क्यों? क्योंकि हम जो ऑपरेशन सिंदूर है हम उसे भूले नहीं थे। और यहां पे क्या होता है कि जब खालिद जिया की मृत्यु होती है तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश जाते हैं। इस समय जरूरत है, वो बांग्लादेश जाते हैं और जाके मिलते किससे हैं? तारिक रहमान से। तारिक रहमान अभी कुछ नहीं है, अभी उसने बनना है, लेकिन उससे पहले ही उससे मुलाकात होती है और दोनों आपस में बातचीत करते हैं। और वो पाकिस्तान के आए हुए जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उनसे भी हाथ मिलाते हैं। बड़ा ट्रोल भी हो रहा है, लोग छोड़ते नहीं है कि क्यों सरकार ऐसा कर रही है, हम भूल गए सिंदूर को। ये फॉरेन रिलेशंस है। भारत ने अपने आप को देखना है, अपने इंटरेस्ट को देखना है। बांग्लादेश में सरकार आने वाली हमें मालूम है तारिक रहमान की है, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम आज इग्नोर करेंगे, चाइना और पाकिस्तान तो बैठे ही हुए हैं उसे गले लगाने से, इससे पहले कि वो उनसे हाथ मिलाए। भारत ने सब बातें छोड़ के, हम जानते हैं कि ट्रॉल में यह भी लिखा हुआ था, हमारा उस समय का जो
वहां पे बैठा राजदूत है, उसने क्यों नहीं खालिद जिया के जो फ्यूनरल है उसमें पार्टिसिपेट कर लिया। लेकिन नहीं, यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी जा रहे हैं और जाके वो मिलते हैं, बिकॉज हमारी आने वाली नीति है ये किस प्रकार बदलाव लेगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सारे जानते हैं, दो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। शेख हसीना जो थी उसका तख्ता पलट क्यों हुआ? आप जानते हैं, इतनी स्ट्रांग लेडी, एकदम उसका तख्ता पलट हुआ। अमेरिका ने उससे बेस मांगा था, एयर बेस, बट शी रिफ्यूज्ड, और उसका नतीजा क्या हुआ? और उधर इमरान खान की हालत देखी क्या हुई। वो पाकिस्तान जो उसे ऊपर उठाना चाहता था, वो रशिया से हाथ मिलाने चला गया था अगेंस्ट द विशेस ऑफ अमेरिका, और आज क्या है, वो जेल में बैठा हुआ है। और शेख हसीना कहां बैठी हुई? भारत में बैठी हुई। सो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इसे समझने के लिए बड़ा गहरा उतरना पड़ता है। सो इस समय जो चेंज आया है हमें ये भूलना नहीं चाहिए, और बिना बैठे घर में बैठे कमेंट्स पास नहीं करने चाहिए। वहां पे हिंदुओं को जला दिया। बांग्लादेश में 11% से ऊपर हिंदूज हैं, और हिंदू एक जबरदस्त माइनॉरिटी में है। उनको भी बचाना है, उनको भी संरक्षण प्रदान करना है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब एक हिंदू को जलाया गया था, तो भारत में बड़ी प्रतिक्रिया आ रही थी, बांग्लादेश के ऊपर हमला कर देना चाहिए भारत को। ये हमले ऐसे नहीं हो जाते, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इसमें कई बातें, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं, और उसके बाद ही देन सर्टेन डिसीजंस आर टेकन। इट कैन नॉट बी टेकन इन सिटिंग इन वन रूम एज यू आर सिटिंग ओवर देयर एंड जस्ट प्रेसिंग द बटन। मेरा भी बटन प्रेस कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि आने वाला जो पेपर है उसमें बड़ी महत्वपूर्ण बातें होंगी। और वो क्या बातें होंगी, पेपर में किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत से प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक तो बांग्लादेश भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। जो बांग्लादेश में अभी हाल ही में बंगाल में इलेक्शंस का टाइम आ रहा है, तो अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बंगाल की जो सरकार है वो बांग्लादेशी को भारत में आने देती है, और बहुत से बांग्लादेशी भारत में आके बस गए हुए हैं, और वहाँ नहीं, सारे भारत में बंगाल से फैल गए। दूसरा इशू है चाइना का इंटरफेरेंस, देयर इंटरेस्ट इन बांग्लादेश। और अरुणाचल प्रदेश की भी जैसे हमने बात की, वो पाक जो चाइना है वो इन 7 सिस्टर्स को भी अपने अंदर लेना चाहता है, और कोई ना कोई बहाना बना के उनकी सोजरेनिटी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। फॉर दीज रीजंस द फराका बैरेज जो 1975 में ये बिल्ड किया गया था, और 1996 में देवगौड़ा की सरकार के समय फराका बैरेज का भारत का बांग्लादेश के साथ 30 साल के लिए समझौता हुआ था, जो 2026 में खत्म होने जा रहा है। और इसमें दोनों देशों में ये वाटर जो है ये किस प्रकार शेयर किया जाए, बंगाल और बांग्लादेश में और भारत या बांग्लादेश में, इसके बारे में ये फैसला हुआ था। अब ये ट्रीटी को दोबारा रिवाइज करना है, तो भारत जो है अपना स्टांस थोड़ा जा सख्त करने जा रहा है। रीजन बीइंग बांग्लादेश उसको हमेशा आंखें दिखाता आ रहा है। तो भारत की सरकार की कोशिश है कि बांग्लादेश की सरकार ऐसी आए जो भारत के प्रति नरम रवैया रखे और भारत के साथ मिलकर कार्य करे, ना कि पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप्स को और चाइना के इन्फ्लुएंस को आगे बढ़ावा दे। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट राइजिंग क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। Jaishankar's address in IIT Madras to the students and answering to the questions of the students, he very clearly specified Indians' foreign policy, that India is very much interested in maintaining friendly relation with the neighboring countries. But when neighboring countries continue supporting the terrorism and terrorists, how can India continue with that policy? He is referring to Bangladesh. Bangladesh, Khalid Jia's son, Tariq Rahman, is going to be in power soon. And he has handed over the letter of Mr. Modi to Tariq Rahman, definitely the upcoming Prime Minister of Bangladesh. What happens to Muhammad Yunus, we do not know. But one thing is very much clear, he will be made president of Bangladesh. This is my assumption. I don't know how far it is true. But he cannot contest the elections, and nor he seems to be in mood, because he is also governed by foreign powers. And those foreign powers are playing their role in nominating and dominating the politics of Bangladesh. It is only India which is free from these dominance. Otherwise, look at Pakistan, Nepal, Sri Lanka.
America, the big bully, and Britain, France, Germany, they all have something to say about one country or the other country. So those who are participating for the exams, those who are preparing for the examination, be clear in your mind about the world politics and the role the governments play, and especially the role of India, which is still free to dictate its terms. Not that way, not completely free. We have to listen to the dictates of big boss. We stopped our relations, we stopped purchasing oil from Iran and now from Russia because of certain bars imposed upon us. Don't forget that. So, no country is free from foreign influences, but still we can dictate our term whenever it is required. Thank you. Thank you so much.